आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है यदि आपने अच्छे से सीख लिया तो। जो इसमें बेसिक आपको बताएंगे इसे बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना है, और इसको आप यदि सीख लेते हैं तो हमारे किसी भी क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो समझते हैं भैया हम लोग इसका बेसिक क्या है। तो हम लोगों ने जो चैप्टर 8वां पढ़ा है वो पूरा चैप्टर आपका क्या है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और उसी प्रकार चैप्टर 9 जो है वो भी पूरा आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज के बारे में हमने आपको सारा कुछ जो भी उसमें होता है वो सारा कुछ बता रखा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बस इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें 2 प्रकार के कोण बनते हैं, जिसमें मेरा पहला कोण है उन्नयन कोण, इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण कब बनता है, जरा ध्यान दीजिए। जब हमारी आंख की क्षैतिज रेखा, देखो ये तो हो गई आंख, ये उसकी हो गई क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो जब हमारी आंख की क्षैतिज रेखा से कोई वस्तु ऊपर स्थित होती है तो हमारी आंख और उस वस्तु को देखने के लिए जो रेखा बनती है उस रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण ही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। बात समझ में आ गई। उन्नयन कोण क्या होता है, आप इसी को दूसरी भाषा में सरल शब्दों में समझते हैं कि जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को ऊपर उठाना पड़ता है तब मेरी आंख की क्षैतिज रेखा के साथ उस वस्तु को देखने के लिए मेरी आंख जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये मेरी क्षैतिज रेखा हो गई यहाँ पर, और क्षैतिज रेखा से ऊपर कोई वस्तु हो गई आपकी, तो उस वस्तु को देखने के लिए ये रेखा बन गई, और आंख की क्षैतिज रेखा ये हो गई। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा भैया आपका क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें वस्तु हमेशा हमारी क्षैतिज रेखा से कहाँ स्थित होगी, ऊपर स्थित होगी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब पढ़ते हैं दूसरा। देखो भैया उन्नयन कोण हो गया आपका, इसकी बात पढ़ेंगे हम लोग अवनमन कोण। देखो अवनमन कोण क्या है आपका, ध्यान दीजिए। नंबर 2 अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक है मेरा। उन्नयन कोण आपको बता दिया, अब आपको सीखना है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है जरा ध्यान दो। जे मेरी कोई आंख हो गई, देखो ये ध्यान से सीखो आप, ये क्या हो जाएगी आपकी कोई आंख, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, जब हमारी आंख की क्षैतिज रेखा, जी आंख की क्या हो गई, क्षैतिज रेखा, तो जब हमारी आंख की क्षैतिज रेखा से कोई वस्तु नीचे स्थित होती है, उसमें क्या था, ऊपर स्थित होती है। ये बात ध्यान रखनी है। उन्नयन कोण में वस्तु हमेशा हमारी आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर होगी, और अवनमन कोण में वस्तु हमारी हमेशा आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे होगी। तो आंख की क्षैतिज रेखा हो गई, यहाँ पर आपकी कोई क्या है, वस्तु है। तो यहाँ से जब इस वस्तु को देखेंगे तो हमें अपने सर को इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, नीचे झुकाना पड़ेगा। तब इस वस्तु के साथ और इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना भैया। तब कब, जब हमारी आंख की क्षैतिज रेखा से कोई वस्तु नीचे स्थित होती है तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सर को नीचे झुकाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उस वस्तु और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा यानी कि ये वाला, वो क्या कहलाएगा आपका, अवनमन कोण कहलाएगा। अब क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ जो कोण ऊपर बनेगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में कठिनाई आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को लगाते हैं तो वहां पर दोनों कोण अवनमन और उन्नयन को क्या करते हैं, लगभग नीचे ही दिखा देते हैं, जिससे मेरी प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाती है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अवनमन कोण बनेगा ऊपर से, जब ऊपर से बनेगा तो आपको कठिनाई आएगी हल करने के लिए, हल करने में कठिनाई आएगी। तो हम दोनों ही कंडीशन में अवनमन और उन्नयन हमने आपको समझा दिया है, उन्नयन कब बनेगा, अवनमन कब बनेगा। लेकिन जब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उन्नयन तो नीचे से बनेगा ही, उन्नयन के साथ साथ हम लोग अवनमन भी क्या करेंगे, नीचे से ही बनाएंगे, जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम को हल करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आसानी से मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी।
ठीक है भैया। तो इस प्रकार से जो बेसिक इसमें था वो खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 9A पर। देखो भैया, तो जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझो भैया। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए, लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्नावली 9A पढ़ी हुई है, जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सीखो, बड़े ही आसानी से लगेंगे। देखो भैया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो आप समझिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि जमीन पर कोई बिंदु, भूमि का मतलब जमीन यानी कि पृथ्वी हो गई आपकी, ठीक। तो भूमि पर एक क्या हो गया, बिंदु हो गया, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से, अब एक मीनार हो गई आपकी, एक क्या हो गई, मीनार हो गई, ये क्या हो गई, मीनार हो गई। इससे ये कितने मीटर दूरी पर है, बिंदु, जो जमीन पर बिंदु है वो आपका 30 मीटर दूरी पर है। ये बात समझ लीजिए, ये मीनार हो गई, ये मीनार का पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु, आधार बिंदु का मतलब क्या हो गया, जहां पर मीनार खड़ी है, तो ये इसका आधार बिंदु हो गया। इस बिंदु से जमीन पर जो बिंदु है वो कितने मीटर दूरी पर है, 30 मीटर, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई आपकी, 30 मीटर हो गई। इतनी बात समझ में आई। आपने अगर इसका चित्र बना लिया तो सवाल लगाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये बात ध्यान रखिए, चित्र में बनेगा हमेशा समकोण त्रिभुज ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस इतना समझना है। तो क्या हो गया, भूमि के एक बिंदु से, ये जमीन पर एक बिंदु हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु से, ये कोई मीनार है, इसके आधार बिंदु से या पाद बिंदु से बिंदु जो है 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब समझो यहां से जब हम लोग मीनार का शिखर देखेंगे, बात समझ में आ रही, तो बनेगी एक रेखा, क्या बनेगी, एक रेखा, यानी कि एक लाइन बनेगी। अब जो आधार बिंदु था, मीनार का आधार बिंदु और जमीन पर बिंदु था, वो एक क्षैतिज रेखा है, और ये क्या हो गई, यहाँ से हम जब ऊपर देखेंगे तो अपने सर को ऊपर उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा कब बनता है, जब वस्तु ऊपर स्थित होती है। तो अब समझो ये मीनार का शिखर हो गया, आंख हमारी यहाँ पर है, यानी कि जमीन पर बिंदु यही, तो यहाँ से जब इस शिखर को देखेंगे तो सर को ऊपर उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। तो जो मेरा उन्नयन कोण बनता है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो हमने कुछ इसमें ज्यादा बता दिया। अब आपको डायरेक्टली समझना, देखो कितना आसान है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक मीनार है, तो ये मीनार हो गई, मीनार के आधार बिंदु से, ये मीनार का आधार बिंदु मतलब जहां पर मीनार खड़ी है, उससे 30 मीटर दूरी पर एक कोई बिंदु है, जहां से मीनार के शिखर को देखा जाता है। जब मीनार के शिखर को देखते हैं तो वहां पर जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, h मीटर है, यहां से यहां तक मैंने मान लिया। अब इसको नाम दे दो ABC, हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो लिखेंगे इसके हल में, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है भैया, ये हमने मान लिया। हम क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जब भी आप मेरी क्लास को पढ़िएगा तब आप अपनी कॉपी पेन और किताब साथ लेकर बैठिए, जिससे आप क्वेश्चन को देखते रहें, और देखने के बाद में हम आपको हर एक चीज़, एक एक लाइन आपकी, एक एक स्टेप क्लियर करवाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में, हल करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है भैया। तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई, तो मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। इसकी बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं, मेरे पास दिया क्या है, BC। त्रिभुज के अनुसार, हमने त्रिभुज में जो नाम लिए हैं उनके अनुसार मेरे पास क्या क्या दिया, देखो दिया है, क्या दिया है, BC बराबर कितना आपका 30 मीटर, और जो उन्नयन कोण है, कोण को थीटा से लिखते हैं, वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है भैया। अब समझना ये है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, बात क्लियर हो रही, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये आपका कर्ण होता है। तो ध्यान देने की बात ये है कि जब भी आपसे लंब आधार में से कुछ भी पूछे, लंब दे दिया हो, आधार पूछ दे, या आधार दे दिया हो,
लंब पूछ दे, ऐसी हर स्थिति में हमेशा आप टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। तो देखो भैया, अब लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर आपको सिखा रखा है पिछले चैप्टर में, क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना भैया, लंब बटे आधार। अब देखो तो टेन थीटा कितना है? ये लिखा है 30 डिग्री बराबर लंब आपका कितना है? जे माने बैठे हैं, लंब कितना है? h, ऊंचाई यही तो है, आधार आपका कितना है? 30। ये भी बात समझ में आई ना भैया? अब देखो ये आपका हो गया टेन 30 डिग्री। अब त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार टेन 30 का मान आपको रखना पड़ेगा। टेन 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो गया h/30। अब क्या करेंगे? इनका बराबर में तिरछा गुणा होता है, तो हमें h का मान चाहिए, तो h का तो इधर करेंगे नहीं, केवल 30 का 1 कर दीजिए। तो इसके बाद आप ऊपर से थोड़ा नोट कर लो, सवाल मेरा हल हो जाएगा। देखो भैया, तो 30 का 1 में तो क्या हो जाएगा? 30 एकन 30 बटे क्या है आपका? √3 और बराबर आपका क्या चल रहा है? देखो 30 का गुणा 1 हो गया, तो 30 बटे √3 था, जैसे का तैसा लिख लिया, बराबर आपका क्या रह गया? h। अब हम ये जानते हैं हर में अंडर रखा नहीं जाता है, तो यहाँ से इसका परिमेयकरण कर देंगे। कैसे? 30 बटे √3 गुणे √3 से ही अंश बार में क्या कर देंगे? गुणा, बराबर आपका क्या हो गया? h। ठीक है भैया। अब परिमेयकरण जब करना होता है तो हर में जो आपका पद दिया होता है उसी से अंश बाहर में गुणा कर देते हैं, परिमेयकरण हो जाता है। अब आप सीखो h बराबर आपका, अब इनका कर दो गुणा, 30 √3 बटे √3 का √3 में जब √ के अंदर की संख्या समान होती है तो √ वहां से हट जाता है, संख्या को केवल एक बार लिखा जाता है, अर्थात कितना हो जाए? केवल 3 बराबर आपका क्या चल रहा है? h। 3 से काट दो, 3 एकन 3, 3 का सामान 30, h बराबर आपका आ जाएगा 10 √3। इस तरीके से मीनार जो है वो h बराबर 10 √3 मीटर ऊंची है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? मीनार आपकी कितनी ऊंची है? 10 √3 मीटर ऊंची है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान है। देखो फिगर बनाने के लिए क्या होता है, जितना वो कहता जाए उतना आप करते जाओ, फिगर बड़ा आसानी से बन जाता है। और ये बात आपको पहले ही पता है, बनेगा कौन सा? समकोण त्रिभुज ही बनना है। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन हमारा पहला क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हटा दें इसको। चलिए भैया, अगर कुछ आवश्यकता है तो आप पूछिएगा। चलिए हटा देते हैं, आवश्यकता नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो आप। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, पहले सुनो ध्यान से, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 2 जो है वो कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि पेड़ ये हो गया आपका, ध्यान दो, पेड़ आपका ये तो हो गया पेड़, लाइन स्केल से खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी आपका क्या हो गया? पेड़ हो गया। ठीक है भैया, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जे यहाँ से कहीं से क्या होता है? टूट जाता है। तो जब ये, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए आप। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान है। ये आपका पेड़ हो गया, आंधी आने से ये कहीं से टूट गया। जब ये टूटा तो यहाँ से अलग नहीं हुआ। जब ये अलग नहीं हुआ तो इसका ऊपरी सिरा कहाँ आ जाता है? जमीन पे इसको क्या करने लगता है? टच करने लगता है। ठीक है भैया, अब जमीन पे जहाँ पे टच करता है तो पेड़ के पाद बिंदु से उसके सिरे जो जमीन को टच करता है वहां तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन, कितनी है? 8 मीटर है। ठीक भैया, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो पेड़ तो पूरा था ही भाई, हमें ऊंचाई तो पूरी चाहिए ना। तो मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी है, h मीटर है। बात समझो आप, पेड़ की ऊंचाई कुल कितनी है, h मीटर। तो जो टूटने के बाद जो बचा है वो कितना है, जो आपका बचा ऊपर से टूट गया, बात समझिए आप। तो हमने जो बचा हुआ मान लिया कितना है, जे स्मॉल h है, ऊपर से टूट गया, तो जो नीचे बच गया है वो कितना है आपका स्मॉल h मीटर। टोटल कितना है h, जो नीचे खड़ा रह गया वो हमने मान लिया क्या, वो आपका स्मॉल h है। तो जो टूट कर नीचे गिरा है, जमीन को टच करता है, वो आपका कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए आप। देखो टोटल कैपिटल H, नीचे खड़ा रह गया H, तो बचा कितना होगा, टोटल में से ये घटा दो, जो टूटा है ऊपर वाला भाग निकल कर आ जाएगा, अर्थात कैपिटल H और माइनस H मीटर। ये वो भाग हो गया जो आपका टूटकर जमीन को टच करता है। बात समझ में आई। हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछी गई, तुमने मान लिया, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कैपिटल H मीटर है, ठीक है। ऊपर से पेड़ कहीं टूट गया तो खड़ा रह गया कुछ, जो खड़ा रह गया उसको मान लिया हमने स्मॉल h। तो फिर जो टूटा ऊपर वाला है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, टोटल में से ये वाली घटा दो, जो खड़ा रहेगा, जो ऊपर टूट गया उसकी ऊंचाई निकल आएगी। तो वही कर दिया h माइनस s, तो ये टूटे हुए भाग की, अब टूटा हुआ भाग जमीन को टच करता है, तो ये भाग जो है जमीन पे दिख रहा है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया। बात समझ में आ गई, फिगर आपका बन गया। अब टूटा हुआ भाग जो है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक भैया। तो बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम है, इसको हल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए मेरे साथ में, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मान लेते हैं, माना इसको नाम दे दो, पहले इसको दे दो A, इसको दे दो B, इसको दे दो C, इसको दे दो D। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो मानो भैया, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है, ठीक है भैया। तथा टूटने के बाद, ध्यान दो आप, टूटने के बाद शेष पेड़ की ऊंचाई आपकी स्मॉल h मीटर है, ठीक है भैया। ये हमने मान लिया, माना पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी h, तथा टूटने के बाद जो शेष पेड़ बचा है नीचे उसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h मीटर। तो ऊपर से टूटे हुए भाग की ऊंचाई, इसलिए ऊपर से टूटे हुए भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल तो ये थी, जो रह गया वो h, टोटल में से ये घटा दो, अर्थात कितनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस h, ठीक भैया जी। आपकी कौन सी ऊंचाई आ गई, जो टूटने के बाद जो टूटकर भाग जमीन पे टच कर रहा है उस भाग की ऊंचाई आ गई मीटर, क्लियर भैया। और थीटा आपका कितना दिया गया, दिया हम लिख दीजिएगा, थीटा बराबर आपका कितना है, दिया है, थीटा बराबर आपका है 30 डिग्री, और जो आधार है वो कितना दिया गया, BC बराबर आपका दिया गया है 8 मीटर। अब क्वेश्चन में जिसकी भी आवश्यकता थी वो सारा कुछ हमको मिल गया है। अब क्वेश्चन को हल करते हैं, आसानी से क्वेश्चन मेरा हल हो जाएगा। देखो भैया ध्यान समझिए इसको, बड़ी आसानी इसको लगा देते हैं हम लोग। हल देखिए आप, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अब आप समझो, इसमें हमको लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है, अर्थात हमें करना क्या, एक बार लंब आधार लेना है और एक बार कर्ण और लंब लेना है, तब ये सवाल लगेगा। इसमें दो समीकरण बनेंगे, दो समीकरणों को हल करेंगे, कैपिटल H का मान मेरा आ जाएगा, है ना भैया। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं त्रिभुज ABC में, देखेंगे समकोण त्रिभुज, ABC में tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार लिख लेते एक बार। लंब बटे, वैसे से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा भैया कितना है आपका 30 डिग्री बराबर लंब। लंब हमने समकोण त्रिभुज कितना लिया है, समकोण त्रिभुज ABC लिया, ऊपर वाले बिंदु से मतलब नहीं है, बस यही समझना है। और फिगर भी आपको अच्छे समझना है, फिगर कैसे बनता है और कैसे क्या निकलता है वो हमने सारा कुछ आपको बता रखा है। समकोण त्रिभुज ABC इतना लिया, इसमें लंब कितना है, जे इतना लिया, अंदर वाला कितना है स्मॉल h बटे आधार आपका कितना है 8 है ना भैया। अब समझो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे 8। यहाँ से क्या करते हैं स्मॉल h का मान निकाल लेते हैं। स्मॉल h का मान निकालोगे जब आप 8 का इधर 1 में गुणा हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 8 बटे√3। इसको समीकरण दे दो आप 1। इतनी बात समझ में आ गई। स्मॉल h का मान जो आया है वो 8 बटे√3 आ गया। ठीक भैया। अब समझो इसके बाद में आपको थोड़ा ध्यान देना है, हम लोगों को कहाँ से नोट करना है, ऊपर से नोट करना है यहाँ से। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में अब हमको क्या लेना है, लंब कर्ण और आधार लेना है। कर्ण और आधार किसमें आता है, बात आपको ध्यान रखनी है। कर्ण और आधार किसमें आता है, कर्ण और आधार आपका कोस में आता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। जिन भुजाओं का प्रयोग करेंगे उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा प्रयोग होना, ये बात आपको भुजा को देखकर पता करना है। हमें कर्ण और आधार लेना है। कर्ण और आधार किसमें आता है, कोस में आता है ना भैया। तो लगा के कोस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा डायरेक्ट रख दो, जैसे यहाँ tan थीटा था तो थीटा की जगह थीटा का मान रख देंगे। कौन रख देंगे कितना 30, तो ऐसे रख दो यहाँ कोस 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, वो सॉरी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 8, कर्ण कितना है आपका h और माइनस स्मॉल h, यही है ना भैया। अब कोस 30 का मान रखो, कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर, इधर समझो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 8 बटे स्मॉल कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग समीकरण बनाएंगे, तो h माइनस h इधर गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया आपका, है ना भैया। अब देखो ये गुणे में तो बटे में आ जाएगा, स्मॉल कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 16 बटे √3। इसको समीकरण दे दो 2। इसको समीकरण कितना दे दिया 2। अब समीकरण 1 से स्मॉल h का मान समीकरण 2 में रखने पर ध्यान से समझो, लिखेंगे समीकरण 1 से स्मॉल h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से समझो, रखने पर अब फिगर की आवश्यकता खत्म हो गई। हमें कैपिटल H मतलब पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो फिगर की आवश्यकता खत्म हो गई क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। तो फिगर हम हटा देते हैं, हमें सिर्फ किसका मान चाहिए, H का मान चाहिए, अर्थात वही पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो फिगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भैया हटा देते हैं। ठीक है, देखिए फिगर की आवश्यकता आपको खत्म हो गई और फिगर हमने आपको पूरी तरह समझाया है। फिर भी आपको कोई पॉइंट लगता है फिगर में नहीं समझ में आया, क्योंकि जब तक फिगर बनेगा नहीं तब तक आप क्वेश्चन हल कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, फिगर बहुत आवश्यक है इसमें। ठीक है भैया, अगर आपको पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो देखने के बाद जो भैया ऑनलाइन पढ़ते हैं वो वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट जरूर करें कि भैया यहाँ से चीज़ नहीं समझ में आई थी, कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए भैया देखिए फिगर को हटा देते हैं हम लोगों। तो इसके बाद देखो आप कहाँ से नोट करोगे, थोड़ा ऊपर से ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 से जो 1 है h का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, अर्थात यहाँ पे स्मॉल h है, इसकी जगह h का मान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h की जगह क्या आ जाएगा 8 बटे √3। ठीक भैया, बराबर आपका क्या हो जाएगा 16 बटे √3। ये पूरा पद माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, h बराबर 16 बटे √3 प्लस 8 बटे √3। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इनका हर समान है, इनका हर क्या है
समान है, जो हर जब समान होते हैं तो अंश अगर जुड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं, घट रहे हैं तो घटा देते हैं, प्लस से जुड़ जाएंगे तो 16 वाट कितना हो जाएगा 24/√3। क्लियर इतनी बात? देखो भैया अब हम ये जानते हैं हर में अंडर रूट रखते नहीं है तो उसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो अंडर√3 से अंश व हर में गुणा, तो h बराबर आपका हो जाएगा 24/√3 बटे अंडर√3 का अंडर√3 में पिछले क्वेश्चन बताया केवल कितना रह जाएगा 3, तो 3 से काट दो, 3 × 3 = 8, 24 h बराबर 8/√3 मीटर। पेड़ की क्या है ऊंचाई। ऐसे नहीं रखना चाहते हो तो अंडर√3 का मान भी होता है वो रख सकते हो। कैसे भी जरा देखिए आप ध्यान से, अगर ये आप नहीं रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, देखो ये आंसर सही है आपका, ये आपका आंसर 100% सही है। यदि ऐसा नहीं रखना चाहते हो, आपको एग्जाम यहाँ छोड़ना है छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे नहीं रखना चाहते तो हम आगे आपको दिखा देते हैं। h बराबर 8 गुणे अंडर√3 का मान होता है 1.732, ये अंडर√3 का मान होता है 1.732, गुणा कर दो, h बराबर गुणा करो 8 दूनी 16 का 6, 8 × 24 = 25, 8 से 56 2 58 और 8 × 8 5 13, यानी कि 13.856 मीटर क्या है आपका पेड़ ऊंचा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो थोड़ा बड़ा था और सवाल भी अच्छा था, जो मेरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो इसके आगे की क्लास को हम लोग क्या करते हैं अगले दिन में पढ़ते हैं। और हमने आपको पूरा बेसिक बताया, बेसिक बताने के बाद में आज आपके 2 क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं, और दोनों क्वेश्चन आप देखने के बाद आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके, भैया ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आई थी या बेसिक में कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो वो भी आपकी हम क्लियर करवा देंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपकी बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करवाएंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी आपके पास यदि किसी भी अन्य राइटर की किताब है और वहाँ से आपकी प्रॉब्लम आती वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य उसका सॉल्यूशन देंगे। आज की क्लास को खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।